सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका वापस से इस चैनल पर। आज मैं जो मानवा लेकर आया हूँ ये कोई मामूली मानवा नहीं है, बल्कि ये एक प्योर मास्टरपीस है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, प्योर मास्टरपीस। वेल, सीधी भाषा में समझाऊँ तो ये मानवा बहुत सारे तगड़े तगड़े मानवा से मिलकर बना है, जैसे कि ट्रू एजुकेशन, टू नॉट डाई, स्टडी ग्रुप, हानलिम जिम और भी बहुत सारे तगड़े तगड़े मानवा। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कुछ बुलिस को देखते हैं जो एक लड़के के ऊपर टॉयलेट करते हुए कहते हैं, बाहर हल्का होने का मजा ही कुछ अलग है, और खास तौर पर किसी और के ऊपर। तभी वो लूजर कहता है, तुम सब यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। ये सुनकर वो पुलिस कहते हैं, अबे तू घर से भाग कर आया है, तू एक नंबर का लूजर है, ना ही कोई तेरे आगे है और ना ही कोई पीछे, आखिर तू हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। इतने में ही वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और उसके पीछे बहुत सारे बाइकर्स होते हैं। ये बंदा आते ही बुली को पंच मार के पूछता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैमिली मेंबर को टच करने की। जिस पे बुली कहता है, अच्छा तो तूने घर से भागे हुए भगोड़ों का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ये सुनकर एक बाइकर कहता है, इसने सिर्फ भगोड़ों का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, बल्कि गानबुक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली को ज्वाइन किया है। इसने लिम दागुन को ज्वाइन कर लिया है और हमें पता चलता है इस ग्रुप का लीडर वही बंदा है जिसका नाम है लिम दागुन। वो अभी 17 साल का है। दागुन सभी गुंडों को खत्म कर देता है और वहाँ से उस लूजर को उठा कर ले जाने लगता है। तब वो कहता है, मुझे माफ कर दो, ये बंदे पहले मुझे बुली करते थे, मगर पता नहीं अचानक से मेरे सामने कैसे आ गए। जिस पे दागुन कहता है, जब तक तुम ठीक हो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, जाओ जाकर अपने आप को साफ कर लो। तभी वही बाइकर जिसका नाम हिसू है वो कहता है, तुम सब ने अच्छा काम किया है, अब यहाँ से जाओ। वैसे दागुन, आज तो बारबेक्यू पार्टी होना चाहिए। तब दागुन कहता है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ काम है। मुझे वापस से वही दिन याद आ गए। ये सुनकर हिसू वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, मगर तुम लेट मत होना, भले ही तुम लीडर हो। इधर दागुन आगे बढ़ते हुए कहता है, ये बिल्डिंग उस दिन की तरह लग रही है, उस दिन की तरह ही तेज बारिश हो रही है। मुझे उस दिन घर और स्कूल दोनों से बाहर कर दिया गया था क्योंकि मैंने एक बुली को कार के सामने फेंक दिया था। मैंने उस दिन सोचा आज मैं नहीं सहूंगा और उन पुलिस का भरता बना दूंगा। उसी दिन मैं सबसे पहले अपने सेवियर से मिला जिसने मेरी जान बचाई। उस दिन मैंने उससे भीख मांगा ताकि वो मुझे स्ट्रांग बना दे, लेकिन देखा जाए तो उस दिन मुझे डर नहीं लग रहा था। बहुत से लोग अपने रीजन की वजह से गली में रहने पे मजबूर हो जाते हैं, फिर वो सभी साथ में मिलकर एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। कोई तो क्राइम की वजह से, ह्यूमिलिएशन, टॉर्चर के कारण से इस गली में आ जाता है, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने फैमिली के साथ खुश रह पाते हैं। मैं भी एक फैमिली के साथ खुशी से रहना चाहता हूँ। मैं भी उन्हीं लोगों की तरह बनना चाहता हूँ। लगता है बारिश रुक गई, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी उसे लगता है कोई उसे देख रहा है, इसीलिए वो उसे बाहर निकलने को बोलता है। तब वो बच्चा कहता है, माफ करना, मैं तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रख रहा था, बल्कि मैं तो ऊपर सो रहा था, तभी मैंने तुम लोगों को फाइट करते हुए देखा। अगर मैंने सही से सुना है तो तुम्हारा नाम दागुन लिम है। फिर वो खुशी से भागते हुए उसकी तरफ आने लगता है। तब दागुन उसे दूर करता है, जिस पे वो बच्चा कहता है, तुम तो फेमस हो, दागुन लिम जिसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था। उसके बाद तुम एक रनअवे फैमिली के साथ रहने लगे। रनअवे फैमिली का लीडर तुम्हारे भाई की तरह हुआ करता था। वो एक गैंग के साथ फाइट में पड़ गया और उसे मैं अपनी जान से हाथ धो बैठा, और उस दिन से तुम एक अलग ही इंसान बन गए और अब तुम रनअवे फैमिली के लीडर हो। साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि तुमने रीइंकार्नेशन लिया है ताकि तुम उसकी मौत का बदला ले सको। जो भी बंदे गली में रहते हैं सबको ये बात पता है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? चिंता मत करो, मैं हैंगवॉन्ग ग्रुप से नहीं हूँ और ना ही मैं कोई खतरनाक इंसान हूँ। देखा जाए तो मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं बहुत ही कूल हूँ। रुको, मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, या यहाँ पर कोई पेन है? रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पे लिम कहता है, मुझे नहीं पता किसने मुझे फेमस किया है, मगर मैं बता दूं, मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ और मेरे पास तुमसे गप्पे लड़ाने का टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे अपना बदला लेना है। अगर तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है तो तुम जाकर शेल्टर ज्वाइन कर लो। तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो अगर तुम्हें बैड गाइस ने पकड़ लिया तो। ये सुनकर वो बच्चा कहता है, ठीक है, फिर तुम मुझे अपने साथ ले चलो। जिस पे दागुन कहता है, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता हूँ। जिस पे वो कहता है, प्लीज ले चलो, मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनूंगा और एक कोने में पड़ा रहूंगा। वैसे भी मैं 15 दिन में मरने वाला हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दागुन एक जगह पर बैठा हुआ को सोच रहा था। तभी वहाँ पर उसका साथी बेक आ जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ पर बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? तब वो कहता है, मैं बस सोच रहा हूँ क्या मैंने उस बच्चे को यहाँ पे लाकर सही किया या फिर नहीं। उसके अंदर मुझे अपनी झलक दिख रही थी, मैं भी पहले उसकी तरह कमजोर हुआ करता था। ये सुनकर बेक शॉक्ड होते हुए पूछता है, क्या तुम एक बच्चे को यहाँ पर लेकर आए हो? अब हम देखते हैं वो बच्चे को देखते हुए पूछता है, क्या तुम सच बोल रहे थे? मुझे लगा था मजाक कर रहे हो। वैसे तुम इसे कब लेकर आए हो? तब दागुन अपने साथी डोंग से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, इसे सभी मेंबर से इंट्रोड्यूस करवा
दो। डोंग इस ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर है और अभी सिर्फ 14 साल का है। तब वो कहता है मैं इसे इंट्रोड्यूस करवाने ही वाला था मगर मुझे ये कहीं पे नहीं मिला। तभी अचानक से उस बच्चे के नाक से नोजी निकलने लगता है, जिस पे डोंग उससे पूछता है क्या तुम्हें ठंड लग गई है। इतने में दागुन को याद आता है ये कंस्ट्रक्शन साइट पे सो रहा था और वो टूटा हुआ भी था। इसका मतलब ये बारिश में भीगा होगा और काफी ज्यादा पतला है। इसके बाद वो उसे एक जैकेट दे देता है, लेकिन उसे वो जैकेट काफी बड़ा आता है। फिर बेक पूछता है तुम कितने साल के हो। तब वो कहता है मैं तो 17 साल का हूँ। ये सुनकर सब बहुत ही शॉक्ड होते हैं। वो कहीं से भी 17 साल का नहीं दिख रहा था। तब बेक कहता है मुझे तो लगा था ये 12 या 13 साल का होगा। फिर दागुन उसका नाम पूछता है। तब वो बच्चा न्यूज़पेपर का हेडलाइन पढ़ते हुए अपना नाम वॉन बताता है। उसके बाद वो सभी खाना खाने के लिए दूसरे रूम में चले जाते हैं, जहाँ ही सुवॉन को भर भर के खिलाता है। इधर बेक परेशान होते हुए पूछता है उसने ऐसा क्यों बोला कि वो मरने वाला है, जिस पे दागुन कहता है मैंने ये बात पूछा था मगर इसने नहीं बताया, कहीं ये हीवोंग से तो नहीं है। अभी तो हमें इसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा। तभी बेक पूछता है तुम सोच क्या रहे हो, जिस पे वो कहता है मान लो हमने इसे बाहर फेंक दिया और ये ठंड से मर जाए तो मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। तब बेक कहता है तुम तो बहुत ही सॉफ्ट और इमोशनल हो। उसके बाद से ही वॉन उसके साथ रहने लगता है मगर कुछ कंडीशन थी। पहला कि उसे अकेला ही सोना पड़ेगा, जब वो सो रहा होगा तब उसका गेट बाहर से बंद रहेगा। तीसरा उसे टाइम टाइम पे चेक किया जाएगा कि उसके पास कोई वेपन तो नहीं है। वैसे भी एक बच्चे के पास वेपन तो होना नहीं चाहिए। मगर काफी अजीब बात यह है कि वो इन सब के बाद भी बहुत ही स्माइल करता है। फिर हम देखते हैं वॉन अपने जैकेट पर दागुन का साइन मांगता है और उसे हार मानकर साइन करना ही पड़ता है। अब हम उन सभी को स्विमिंग पूल में देखते हैं, जहां ही सू भागते हुए आता है और पूल में कूद जाता है। ये देखकर सभी उसे डांटने लगते हैं। अब हम देखते हैं जहां बेक कहता है लगता है वो 15 दिन बाद सुसाइड करने ही वाला है। फिर हिसू बोलता है कहीं उसका मर्डर तो नहीं होने वाला है, हमें उसे प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, भले ही कुछ भी रीजन क्यों ना हो वो हमें नहीं बताने वाला है, इसीलिए हमें उसका माइंड चेंज करना ही पड़ेगा। तभी एक साथी आकर बताता है ये हमें वॉन के रूम में मिला है। हम देखते हैं कि उसके रूम से चाकू मिला था। तब वो सब कहते हैं ये किचन का तो नाइफ नहीं लगता है, जिस पे उसका साथी कहता है आज मैंने वॉन को बेसमेंट में जाते हुए देखा था, ये सिर्फ मेरा जंक्शन है मगर शायद वो वहीं से लाया हो। तब दागुन कहता है हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करते उसके साथ हम नहीं रह सकते हैं। अगले ही पल वो वॉन को कपड़े देकर वहाँ से निकल जाने को बोलता है। तब वो कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने रूल को तोड़ दिया, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वैसे सभी चीजों के लिए थैंक यू, आपके कारण से मेरा ठंड सही हो गया और मुझे पता लग गया आखिर फैमिली क्या होता है। उसके बाद वो कहीं गायब हो जाता है। अगले दिन जब डोंग सामान लेकर आता है तब वो देखता है सभी फोन देख रहे हैं और वो भी देखने लगता है। उसके बाद वो भागते हुए जल्दी से दागुन के पास जाता है और उससे कहता है एक बच्चा पी होटल के सामने ऑस्ट्रीम के चेयरमैन मिस्टर सॉन्ग को चाकू से धमका रहा है और इस बच्चे को ध्यान से देखो, ये कोई और नहीं बल्कि वॉन है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये वॉर उन दो लोगों के बीच में होने वाला है जो कि एक दूसरे से बहुत ही अलग है, उनकी दुनिया ही अलग है। एक इंसान जो कि समझता है क्या गलत हो रहा है और एक जैसे सिर बदले की पड़ी है। यहाँ पर देखना यह है जीतेगा कौन। अब सीन शिफ्ट होता है और हम स्टडी ग्रुप के मेन लीड यून गामिन को देखते हैं, जो कि स्टडी हॉल में बैठकर अपने मॉक के मार्क्स देख रहा था। आसपास बैठे हुए स्टूडेंट उसके शोर को सुनते हुए कहते हैं शी बोल रहा है, इसका मतलब है कि इसके आंसर सही है और हाँ का मतलब है आंसर गलत है। इसके मॉक में एवरेज 3 क्वेश्चन ही सही जाते हैं। ये हमेशा पढ़ता तो रहता है मगर इसका ग्रोथ नहीं दिख रहा है। पास में बैठी लड़की कहती है मुझे इसके जैसे नर्ड लड़के पसंद है मगर इससे बात कैसे करूँ, ये हमेशा तो दोस्त के साथ आता है मगर आज अकेला क्यों आया है। सभी स्टूडेंट देखने लगते हैं लास्ट क्वेश्चन सही है या फिर गलत, अगर सही होगा तो ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगा। मगर तभी एक लड़का आकर चिल्लाते हुए कहता है क्या ये तेरी जगह है जो इतना चिल्ला रहा है, मैं तेरे शोर के कारण से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर पास में बैठा हुआ बच्चा कहता है ये तो आईएएस की तैयारी कर रहा है, लगता है फिर से फेल हो गया और अब अपना गुस्सा गामिन के ऊपर निकालेगा। उसे देखकर यून गामिन उससे माफी मांगने लगता है। तब वो कहता है दिखा अपना टेस्ट। फिर वो उसके आंसर गलत करते हुए कहता है तेरे अंदर पढ़ाई का टैलेंट ही नहीं है, तू अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट मत कर और जाकर कुछ कर ले। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तब गामिन कहता है मैं ऐसे ही पढ़ते रहूंगा, मैं अपने मेहनत के बल पे कॉलेज में एडमिशन लेकर दिखाऊंगा।
दिखाऊंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा। ये सुनकर बाकी बच्चे इंप्रेस हो जाते हैं। तभी दो गुंडे अंदर आते हैं और इस एस्पिरेंट को मार के गिराते हुए कहते हैं, ओए चश्मिश तू हमारे साथ चल। यून गामिन बाहर आ जाता है। तब वो गुंडे उसके ऊपर हमला कर देते हैं, मगर गामिन उन्हें उल्टा मार के गिरा देता है और हमें पता लगता है गामिन ने अपना एडमिशन सबसे बेकार स्कूल में लिया था और इसका सिर्फ एक ही गोल था, किसी की नजरों में आए बिना सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना। लेकिन वो कैसे न कैसे पुलिस के बीच में फंस जाता था। उसके बाद वो अपने दोस्त के साथ फाइट करते हुए अपने स्कूल का लीडर बन गया। ऐसे गुंडे हफ्ते में उसे 1 या 2 बार परेशान जरूर करते थे, इसीलिए अब उसे आदत सी हो गई थी। उसके पास अपने टीचर और दोस्तों का सपोर्ट है। तभी उसके डैड का कॉल आता है और वो उनसे मिलने चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यून उसी होटल में पहुंच जाता है जहां उसकी टक्कर वॉन से हो जाती है। वो उसे सॉरी बोल के अंदर चला जाता है जहां ऑस्ट्रीम का सीईओ भाषण दे रहा था। पास खड़े बॉडीगार्ड कहते हैं, ये गेस्ट जो है एक टाइम का खाना खा रही है, वो हमारे 1 महीने की सैलरी है। और हम देखते हैं पास में बैठा बच्चा जो कि नर्वस हो रहा था, वो फ्यूचर का होने वाला डॉक्टर है। इधर यून सोचता है, इस सीईओ ने तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक खाली इंग्लिश में बोला है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। फिर वो अपने डैड से पूछता है, डैड आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, आपको पता था ना मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा। यून के डैड एक जीनियस डॉक्टर है। तब वो कहते हैं, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ खाना खाए हुए, तुम हमेशा पढ़ते ही रहते हो, इसीलिए आज एंजॉय करो। ये सुनकर यून सोचने लगता है, सभी स्मार्ट इंसान यहाँ पर आए हैं, वो सभी स्कूल में अच्छा स्कोर करते होंगे। तभी उसके डैड कहते हैं, सही बताऊं तो मुझे भी कुछ खास समझ नहीं आया। ये जो ऑस्ट्रीम का सीईओ सियोक है वो पैसों के लिए पागल है, यहाँ तो मैं सिर्फ अपने प्रोफेसर के कहने पर आया हूँ। तभी यून डरते हुए कहता है, पीछे तो देखो। उसके पीछे ही सियोक खड़ा था जो पूछता है, खाना कैसा लगा। तब डैड उसे थैंक्स कहते हैं इनवाइट करने के लिए। तब सियोक कहता है, तुम्हारा बेटा किस स्कूल में पढ़ता है। ये सुनकर यून को पहली बार एम्बेरसमेंट फील होती है अपने स्कूल का नाम बोलने पर। फिर वो कहता है, यूसोंग टेक्निकल हाई स्कूल में। ये सुनकर सब बहुत ही शॉक्ड होते हैं, ये सबसे घटिया स्कूल है। फिर सियोक कहता है, तुम्हें तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये सुनकर डैड सियोक के हाथ से अपने बेटे से दूर करते हुए कहते हैं, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही मेहनत कर रहा है। तब सियोक वहाँ से जाते हुए कहता है, मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं होता जब कोई प्रोग्रेस ही ना हो। ये कितनी शर्मनाक बात है कि तुमने अपने बेटे को सही से नहीं पाला। ये सुनकर यून अपने डैड से माफी मांगता है। तब वो कहते हैं, मुझे इसी कारण से कोरिया पसंद नहीं है, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम जो करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ सियोक जा रहा था गुस्से में और हमें पता लगता है उसने सब कुछ सुन लिया था। तभी वहाँ पर हाथों में चाकू लेकर वॉन आ जाता है। इधर यून अपने डैड से पहले वहाँ से निकल जाता है और उसे सियोक पर काफी गुस्सा आ रहा था। बाहर वॉन ने सियोक के गर्दन पे चाकू रखा हुआ था और उसके बॉडीगार्ड चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे। तब वॉन पूछता है, अगर तू बता दिया मैं कौन हूँ तो मैं तुझे जाने दूंगा, नहीं तो तेरी यहाँ से लाश वापस जाएगी। उसे देखकर यून सोचता है, ये तो आज सुबह वाला बच्चा है, इसके हाथों में ग्रिप को देखकर ऐसा लग रहा है ये सही में उसे मार देगा। क्या मुझे बीच में पड़ना चाहिए, मगर इसने हमारी इंसल्ट की थी। उसके बाद वो बीच में कूद पड़ता है और वॉन की आंखों पे कपड़ा डाल के उस सियोक को साइड कर देता है और उसे नीचे गिराकर पूछता है, ओए बच्चे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी ऊपर से चाकू नीचे यून के ऊपर गिरने लगता है। यून उस चाकू को डॉज कर लेता है, मगर वॉन चाकू को उठाकर यून के हाथों पे चला देता है और मौका मिलते ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जिसका पीछा बॉडीगार्ड करने लगते हैं। तभी यून के डैड उसके पास आ जाते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं, तुम्हारे वजह से तुम्हारे डैड के जीने का टाइम 100 दिन कम हो गया। ये सुनकर यून बहुत ही शॉक्ड होता है। तब वो कहते हैं, चलो सबसे पहले तुम्हारा फर्स्ट एड करते हैं। और देखते ही देखते वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और ये सभी चीजें एक यूट्यूबर लाइव रिकॉर्ड कर रहा था। वो बंदा यहाँ पर घूमने आया था मगर उसे अच्छे खासे व्यूज मिल गए। यही वीडियो दूसरी तरफ दागुन भी देख रहा था। तब डोंग कहता है, मैं वॉन के साथ रहा हूँ, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि उसकी कोई मजबूरी होगी, नहीं तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। ये सुन के दागुन वहाँ से जाते हुए कहता है, क्या तुम भूल गए उसने रूल को तोड़ा है। फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यून का फर्स्ट एड हो रहा था जहाँ नर्स कहती है, काफी गहरा कट लगा हुआ है, वैसे आपका बेटा आप ही पे गया है, आप भी हेलीकॉप्टर से कूद गए थे एक पेशेंट को बचाने के लिए, आपने अपने बच्चे को काफी अच्छा बिहेवियर दिया है। ये सुन के डैड मनी मन सोचते हैं, यून को तो खुश होना चाहिए, वो इतना दुखी क्यों हो रहा है। इतने में ही वहाँ पर सियोक का बड़ा बेटा हुआंग आ जाता है और डैड को और यून को थैंक्स बोलने लगता है उसके डैड की जान बचाने के लिए। उसके बाद वो पूछता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या मैं आपको फ्री में अपने कंपनी का प्रोडक्ट दूं या फिर आपके बेटे का बैग उठाओ स्कूल जाते हुए। ये सुन के डैड कहते
हैं ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिस पे यून पूछता है उस लड़के का क्या हुआ? तब होंग कहता है वो अभी पकड़ा नहीं गया है। जिस पे यून पूछता है क्या आपको पता है उसने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर होंग ऐसा फेस बनाता है जैसे वो कुछ जानता है, फिर कहता है मुझे नहीं पता उसका क्या मकसद था। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और बाहर अपने बॉडीगार्ड पे गुस्सा करते हुए कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम सब क्या करो, मगर उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। फिर वो मनी मन सोचता है उसे तो अंधेरे में रहना चाहिए था, फिर वो बाहर क्यों आया? उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और बाहर अपने बॉडीगार्ड पे गुस्सा करते हुए कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम सब क्या करो, मगर उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। फिर वो मनी मन सोचता है उसे तो अंधेरे में रहना चाहिए था, फिर वो बाहर क्यों आया? मैं उसे खत्म करके ही मानूंगा। इधर यून जाने लगता है तब डैड पूछते हैं तुम उदास क्यों हो? जिसपे वो कहता है मेरा पेट खराब है। तभी वो देखता है नर्स उसके डैड का ऑटोग्राफ मांग रही है। तभी उसे याद आता है उस बच्चे के जैकेट पर भी किसी का ऑटोग्राफ था। चारों तरफ सियो के ऊपर किए जाने वाले जानलेवा हमले के बारे में न्यूज चल रहा था और उस न्यूज को ट्रू एजुकेशन का मेन लीड बाजी भी देखते हुए स्माइल करता है और यून को देखते हुए सोचता है ये कहीं वही तो नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। कुछ दिनों बाद यून को ब्रेव सिटीजन का अवार्ड मिलता है सियोक की जान बचाने के लिए। उसके दोस्त उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं हर बार तुम अकेले अकेले ही मेन कैरेक्टर बन जाते हो, हमें भी तो मौका मिलना चाहिए। तब उसका दोस्त किम कहता है उस बच्चे ने हाथ में चाकू क्यों पकड़ा था, क्या उसे बदला चाहिए था या फिर कुछ और? तब यून कहता है पता नहीं मगर वो रो रहा था। तभी पीछे से दागुन पूछता है क्या इसी कारण से तुमने उसे जाने दिया? इसका मतलब तुमने जानबूझकर उसे छोड़ा था, ना कि कोई तुमसे गलती हुआ था। ये सुनकर यून का दोस्त उससे पूछता है तुम कौन हो, ऐसा तो नहीं लगता कि तुम हमारे स्कूल में हो। तब दागुन कहता है यून सही हुआ तुम यहाँ पर हो, मुझे तुम्हारे से कुछ बात करना है। तभी जुन कहता है आखिर तू कौन है, तू हमारे ही स्कूल में घुस रहा है और हमें ही चैलेंज कर रहा है, अगर तू फाइट करना चाहता है तो एक राउंड कर लेते हैं। जिस पे दागुन कहता है मेरा नाम लिम दागुन है और मैं सियोल से हूँ। ये सुनकर यून को याद आता है यही नाम उस बच्चे के जैकेट पे लिखा हुआ था। फिर वो कहता है जुन ये हमसे फाइट नहीं करने आया है, इसीलिए मुझे इसे बात करने दो, चलो रूफटॉप पे चलते हैं। उसके जाने के बाद उसके दोस्त सोचने लगते हैं आखिर ये है कौन, क्या ये उस बच्चे को जानता है? दिखने से तो काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। दूसरी तरफ यून सोचता है क्या सही में ये लिम दागुन है? इधर सियोक अपने गर्दन पर आए हुए खरोच का ट्रीटमेंट करवा रहा था। तभी उसका मैनेजर आकर बोलता है वो बच्चा अभी तक नहीं पकड़ा गया है, वो कैमरे में कैप्चर ही नहीं हो रहा है, वो उसके पीछे छुपा हुआ है। तब सियोक की बड़ी बेटी उससे पूछती है क्या तुम्हारे से एक बच्चा भी पकड़ा नहीं जा रहा है? तब उसके डैड चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम फिर से पार्टी करने जा रही हो? आखिर तुम कब तक ऐसा करती रहोगी? तुम्हारा भाई तुमसे छोटा होकर भी सारे काम संभाल रहा है। तभी वहाँ पर होंग भी आ जाता है। तब सिहा उसे धक्का देते हुए सियोक के पास करती है और कहती है आप दोनों बड़ों की तरह बातें करो, मैं यहाँ से चलती हूँ। उसके जाने के बाद सियोक गुस्से में कहता है ये मेरी बड़ी बेटी नहीं हो सकती। जिस पे होंग कहता है ये बहुत ही स्मार्ट है, इसीलिए आपको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद सियोक कहता है वो लड़का सही में मेरे गर्दन पे चाकू रख देगा, मैंने कभी सोचा नहीं था, आखिर वो इतना बड़ा कब से हो गया? अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो सच्चाई बाहर आ जाएगी, इसीलिए जल्दी से उसे ढूंढो। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ जियो किम से पूछती है सभी स्टडी ग्रुप के लोग कहाँ गए? जिसपे वो कहता है यून तो किसी से बात करने गया है और जुन वॉशरूम में है। तब जियो कहती है टीचर आने ही वाली है। जिसपे किम कहता है ठीक है मैं उसे बुला कर लाता हूँ। जब वो ऊपर जाता है तब वो देखता है यून और दागुन दोनों ही एक दूसरे को पंच मार रहे हैं। ये देखकर वो काफी शॉक्ड होता है। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ दागुन और वॉन सामान खरीद कर जा रहे थे। तब वॉन पूछता है ये हम किसके लिए लेकर जा रहे हैं? तब वो कहता है ये वॉशरूम क्लीन करता है जिससे बदबू नहीं आती है, ये बात तो सबको पता होता है। जिस पे वॉन कहता है मैं घर में ज्यादा टाइम तक नहीं रहा हूँ, इसी कारण से मुझे इन सब के बारे में पता नहीं है, मैं हमेशा भागता ही रहता था, मगर मैं अभी तुम्हें ये सब नहीं बता सकता हूँ, ये सब सीक्रेट है। वैसे डोंग मेरा अच्छे से ख्याल रखता है। ये सुनकर दागुन शॉक्ड होते हुए पूछता है क्या हीसू तुम्हारा ख्याल रखता है? तब वो हाँ में जवाब देता है। तब दागुन कहता है अभी हमारे पास टाइम है, इसीलिए वो सब तुम्हारी केयर कर रही है। फाइट शुरू होते ही सबके सब बिजी हो जाएंगे। ये सुनकर वो पूछता है वैसे रिवेंज लेने के बाद क्या मिलता है? मैंने सुना है रिवेंज लेने के बाद कुछ भी नहीं बचता, इसी कारण से हमेशा हमें दो कवर खोदना चाहिए, एक दुश्मन के लिए और एक अपने लिए। ये सुनकर दागुन बहुत ही शॉक्ड होता है कि आखिर उसे ये सब कैसे पता है। तभी वो दोनों देखती है एक बुली ओल्ड मैन को मार रहा है। ये देखकर दागुन हार्पिक की बोतल चलाकर बुली को मारता है और कहता है मुझे लगता है मैं रिवेंज लेने से पहले ही मर जाऊंगा, मैं अपने फैमिली को अपने आंखों के सामने मारने
से अच्छा है मैं मरना ही पसंद करूंगा। अगर मैं मरना नहीं चाहता हूँ तो मुझे सामने वाले को मारना पड़ेगा। तभी वो बुली हार्पी की बोतल जिसके अंदर एसिड था वो दागोन के ऊपर फेंकता है, मगर उल्टा उसकी आंखों में ही पड़ जाता है। इसी कारण से वो चिल्लाने लगता है। तब वॉन कहता है लगता है हमें दूसरी बोतल खरीदनी पड़ेगी। दागोन को उसे देखकर अजीब लगता है। उसकी बात करने का तरीका, उसकी छोटी सी बॉडी, उसका बदला लेने का मकसद, हर चीज उसको बहुत ही अजीब लग रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दागोन यून से कहता है मैं यहाँ पर वॉन के बारे में पूछने आया हूँ। जिस पे यून कहता है अच्छा उसी बच्चे के बारे में जो कि मर्डर करने आया था। सही बताऊं तो मुझे नहीं पता था, उस दिन वो भाग गया और सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे। जिस पे दागुन पूछता है वो किस तरह भागा। ये सुनकर यून उससे पूछता है आखिर तुम क्यों जानना चाहते हो। अभी पुलिस उसे ढूंढ रही है, तुम्हारा उस क्रिमिनल के साथ क्या रिलेशन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उस क्रिमिनल की हेल्प करने के बारे में सोच रहे हो। ये सुनकर दागुन कहता है तुमने भी तो इसकी हेल्प की थी। ये सुनकर यून मनी मन सोचता है ये तो सही कह रहा है, मैंने उसे जानबूझकर जाने दिया था। फिर वो कहता है वो गलती से मेरे हाथ से छूट गया था। तब दागुन कहता है उस दिन मैंने तुम्हारा रिफ्लेक्स देखा था, वो शानदार था और इसमें तुम्हारा मूवमेंट बहुत ही अजीब है, कोई भी देख कर समझ जाएगा तुमने उस दिन जानबूझकर उसे जाने दिया था। ये सुनकर यून कहता है मैंने कहा ना ये सब सच नहीं है, अगर तुम्हारे पास और कुछ पूछने के लिए नहीं है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। ये सुनकर दागुन पूछता है तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो पहले ही ब्रेव सिटीजन का अवार्ड मिल चुका है। अगर मैं कहूँ तुमने एक क्रिमिनल को जाने दिया कि तुम्हारे डैड का नाम खराब हो जाएगा। मैंने देखा आर्टिकल में लिखा हुआ था तुम्हारे फादर एक मेडिकल जीनियस है, फादर जान बचाता है और उसका बेटा किसी की जान लेना चाहता है। ये सुनकर यून कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त उस दिन एक सीओ को हर्ट करने ही वाला था। ये सुनकर दागुन कहता है वॉन अपना वापस से रिवेंज लेना चाहता है, क्या हो अगर तुम्हारे कारण से उसका सपना वापस से टूट गया हो। उसका रिवेंज लेने का लाइफ टाइम गोल था, उसे उसके अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता था। वो बच्चा अभी भटक रहा होगा, अगर तुम्हारे पास हल्का सा भी क्लू है तो मुझे बता दो। ये सुनकर वॉन कहता है मजाक करना बंद करो, क्या तुम कहना चाहते हो रिवेंज लेने के लिए किसी की जान लेना सही है? वेल मेरा कोई प्लान नहीं है एक क्रिमिनल का साथ देने का, ऐसा लगता है तुम उस क्रिमिनल का साथ दे रहे हो। ये सुनकर दागुन गुस्से में कहता है तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे हैं, तुम एक नॉर्मल बच्चे के जैसे बड़े हुए हो, मुझे लगा था तुमने वॉन की हेल्प किया था इसीलिए मेरी भी हेल्प कर दोगे। तब वो कहता है मैंने उसे जानबूझकर जाने नहीं दिया था। जिस पे दागुन कहता है जाओ और ये बात अपने फादर को बता कर आओ। ये सुनकर यून गुस्से में कहता है मेरे डैड को बीच में मत लाओ, मैं अभी प्यार से बात कर रहा हूँ, इसीलिए चले जाओ यहाँ से, वैसे भी मुझे स्टडी करना है। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है तुझे कुछ भी नहीं पता। उसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे को पंच मार देते हैं। ये देखकर किम डरते हुए उन्हें रोकने जाता है लेकिन उसे समझ नहीं आता आखिर वो उन्हें रोके कैसे। तभी अचानक से वो दोनों रुक जाते हैं और किम यून को चश्मा देते हुए कहता है क्लास का टाइम होने वाला है। तब दागुन भी वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे वॉन को ढूंढना पड़ेगा, इससे पहले वो लोग उसे ढूंढ कर मार दे। फिर वो बाहर आता है जहाँ ही सु कॉल करके पूछता है क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, जिसपे वो कहता है नहीं, क्यों क्या हुआ। तब वो कहता है एक लड़की आई है तुझसे मिलने के लिए जो कि बहुत ही सुंदर है, मैं तो एक पल के लिए तेरे से जेलस हो रहा था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सिया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पुलिस को देखते हैं जो कि सीसीटीवी चेक करते हुए कहते हैं फाइनली ये कैमरे में दिख गया, लेकिन हम उसे नहीं ढूंढ सकते, ना ही ये किसी होटल में जा रहा है और ना ही किसी के घर पे। आखिर ये खाना पानी और नींद के बिना कैसे चल रहा है, आखिर ये बेसिक चीजें कैसे पूरी करता है। ये कोई आम बच्चा नहीं है, एक आम बच्चा किसी के गर्दन पे चाकू क्यों ही रखेगा। लगता है ये यहाँ के सड़कों को अच्छे से जानता है, अगर ये किसी गली में सो रहा है तो इसे अकेले डर लगना चाहिए, मगर इसके मूवमेंट से ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। या फिर ये हो सकता है ये किसी बिल्ली की तरह इस गली को सालों से जानता हो, आखिर ये किस टाइप का लाइफ जी रहा है। दूसरी तरफ होंग मैनेजर से पूछता है क्या पुलिस को कुछ भी पता चला। तब वो कहता है नहीं लगता, उन्हें ढूंढने में दिक्कत आ रही है। जिसपे वो कहता है आखिर पुलिस होती भी तो यूजलेस है, वैसे हम भी उसे 3 दिन में नहीं ढूंढ पाए, लगता है वो अच्छे से छुप कर रह रहा है। तब मैनेजर उससे पूछता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, आपका उसके साथ क्या रिलेशन है। ये सुनकर वो कुछ भी नहीं बोलता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दागुन सिया से पूछता है तुम कौन हो, क्या तुम्हें वॉन के बारे में कुछ पता है। तब वो कहती है अच्छा तो इस बार उसने वॉन नाम चूज किया है, वैसे मुझे उसके बारे में कुछ पता है, मगर तुम इतने ज्यादा क्यूरियस क्यों दिख रही हो। फिर वो कहती है देखो मैं सीओ की बेटी सिया हूँ। ये सुनकर
सुनकर डोंग कहता है क्या उसे सीओ की बेटी जिसके ऊपर वॉन ने हमला किया था? ये जानकर दागुन बहुत ही शॉक्ड होता है। फिर सिया कहती है जिस लड़के को तुम ढूंढ रहे हो वो मेरा छोटा भाई है, सही कहूँ तो वो मेरा स्टेप ब्रदर है। दूसरी तरफ ये बात वॉन्ग भी अपने मैनेजर को बताते हुए कहता है ये उनके दूसरे प्यार का बेटा है। वैसे तो फादर उसे उसी टाइम नहीं पहचान पाए थे, लेकिन बाद में उसे पहचान लिया। वो 10 साल पहले हमारे पास आया था, उसकी मॉम उसे लेकर आई थी। उसके बाद उसकी मॉम की डेथ हो गई। वॉन को अपनी मॉम के डेथ का बदला चाहिए होगा। ये सुनकर सब हैरानी से पूछते हैं अच्छा तो वॉन को अपनी मॉम के डेथ का बदला चाहिए, तो तुम उसकी बेटी हो, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और हमारे से नफरत करना चाहिए। तो अभी दागुन गुस्से में उससे पूछता है आखिर तू क्या चाहती है और तू यहाँ पर कैसे आई? ये सुनकर वो स्माइल करते हुए कहती है मुझे लगा था तुम सब दिमाग वाले ठग हो, मगर तुम तो काफी कम लगते हो। मुझे खुशी हुई तुम सवॉन के साथ हो, क्या तुम सवॉन को पिक करने चलोगे? ये सुनकर वो पूछता है क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? जिसपे सिया स्माइल करते हुए कहती है हाँ ऑफ कोर्स, मैं उस दिन से उसके ऊपर नजर रखी हुई हो जिस दिन उसकी मॉम उसे हमारे पास लेकर आई थी, लेकिन डैड ने उसे अंदर नहीं लिया और हम सबको बोला वो एक पागल औरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कैसे एक लड़की दागुन से मिलने आई थी, तभी उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है। इधर होंग कहता है अगर लोगों को पता लग गया वो फादर का बेटा है तो उसे भी शेयर मिल जाएगा और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपना फ्यूचर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूँ, मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। सिया को पता है वो लड़का कहाँ पर है, मुझे हाल ही में पता लगा है वो बहुत टाइम से उसके ऊपर नजर रखे हुए है। उसे पता है मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, इसी कारण से वो जल्दी से उस लड़के को सामने लाने का प्लान बना रही होगी क्योंकि वो फादर से नफरत करती है। लेकिन मैं उसे बता के रहूंगा उसे किसकी साइड लेनी चाहिए। फिर वो गंदी तरह हंसते हुए कहता है मैं सिया को कैप्चर करने वाला हूँ। दूसरी तरफ दागुन के साथी उसके पास भागते हुए आते हैं और उससे कहते हैं कुछ गुंडे यहाँ पर आए हैं जो कि सिया को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर सिया डरते हुए कहती है ये सब होंग ने किया है, क्या यहाँ पर कोई बैक डोर है, मुझे भागना पड़ेगा। तब वो कहता है तुम यहीं पे रुको, हम उन्हें देख लेंगे। तब वो चिल्लाते हुए कहती है वो कोई आम इंसान नहीं है, आखिर तुम बच्चे उनका क्या ही बिगाड़ लोगे। इधर वो गुंडे सिया की फोटो बहुत ही गंदी तरीके से देखते हुए कहते हैं अच्छा तो मुझे सिर्फ इसे जिंदा रखना है, मैं तो काफी लकी हूँ। तभी उसके गुंडे उसके पास उड़कर आने लगते हैं। तभी उसके सामने बेक और हिसू आ जाते हैं उसे खत्म करने के लिए। दूसरी तरफ दागुन सिया से कहता है हम भी कोई आम बच्चे नहीं है। इधर मैनेजर हुआंग से पूछता है क्या आपने सिया के पीछे प्रोफेशनल गुंडे को भेजा है ताकि वो उसे किडनैप कर सके? जिसपे वो कहता है हाँ, क्योंकि वो ऐसे अपना मुंह नहीं खोलेगी, लेकिन जब बात उसके जान पे आएगी तब वो जरूर उस बच्चे का लोकेशन बता देगी। दूसरी तरफ हिसू जो कि गैंग में तीसरे नंबर पे आता है वो उन गुंडों को मारना शुरू कर देता है और बेक जो कि दूसरे नंबर पे आता है वो सभी को चाकू से मारना शुरू कर देता है। इतने में ही एक गुंडा जो कि टकला है वो बेक का गला पकड़ के उसे दूर फेंक देता है। इसने अभी तक 17 मर्डर किया है, वो सभी के ऊपर भारी पड़ने लगता है। दूसरी तरफ चेयरमैन सियोक की पास की बातें याद करते हुए सोचता है उस दिन मैंने उसे बोला था मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मगर फिर भी उसने बच्चे को पालने का सोचा। अगर मैंने उस दिन उसे खत्म कर दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। इधर डोंग टकले के ऊपर सिर मारता है मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तो अभी वहाँ पर दागुन आ जाता है। ये देख के डोंग कहता है मैं इतना ही कर सकता था, जिसपे वो कहता है तुमने बहुत अच्छा किया। टकले की नजर जैसे ही सिया पे पड़ती है वो वैसे ही उसे पकड़ने के लिए बढ़ता है, मगर दागुन उसे एक ही पंच में खत्म करते हुए कहता है मुझे माफ करना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पर हमें पता लगता है दागुन गैंग में नंबर 1 पे आता है। इसकी स्पेशलिटी है सरवाइव करना, ये कैसे भी मौसम में कैसे भी जगह पर सरवाइव कर सकता है। तभी टकला वापस से खड़ा हो जाता है। ये देखकर सिया हैरानी से पूछती है इसने इतने बड़े आदमी को एक पंच से कैसे रोक लिया, क्या इसने मार्शल आर्ट सीखा है? तब हिसू कहता है नहीं, इसने सिर्फ एक ही चीज सीखा है और वो है सरवाइव करना। उसके बाद दागुन उसे लात पर लात मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वॉन के पास एक बंदा पहुंच गया था और अभी हमें पता नहीं लगता आखिर वो बंदा कौन है। इधर दागुन उस टकले को मारे जा रहा था, सभी हैरान थे आखिर दागुन एक मॉन्स्टर के ऊपर भारी कैसे पड़ रहा है। इतने में ही टकला उसे पंच मार के दूर कर देता है। उसके बाद वो उसे मारते जाता है और जैसे ही पैरों से कुचलने वाला था सिया कहती है क्या तुम सब उसकी हेल्प नहीं करने वाले हो? तब वो कहते हैं नहीं, तुम देखते जाओ
हमारे लीडर की पावर। कुछ देर मार खाने के बाद दागुन पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तब टकला बोलता है पैसों के लिए। ये सुनकर दागुन उसे मारना शुरू कर देता है और मार मार के उसका बुरा हाल कर देता है। तब हिसू कहता है हमारे लीडर सिर्फ स्ट्रेंथ पे नहीं चलते बल्कि उनके लिए डिग्निटी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ दागुन जीत जाता है और सिया उस टकले को देखने लगती है। इधर हुआंग कहता है सिया उस बच्चे पे 10 सालों से नजर रख रही है, वो अकेले तो ऐसा नहीं कर सकती है, इसीलिए मैंने उसके मैनेजर पे ट्रैकर लगा दिया था। मुझे पता था उसका साथ कोई ना कोई तो दे रहा है। इधर सिया का मैनेजर ही वॉन से मिलने गया था, लेकिन उसका पीछा करते हुए हुआंग भी पहुंच गया था और सिया को भी रियलाइज हो जाता है कि उसके ऊपर नजर रखा जा रहा है। इसका मतलब उसका मैनेजर और वॉन भी सेफ नहीं है। वो जल्दी से दागुन को उस तरफ चलने को बोलती है और दोनों बाइक पे बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां सिया को 10 साल का होने पे ही पता चल गया था पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। जब उसका 10वां बर्थडे था तब मैनेजर उसे अलग अलग शॉप में लेकर जाता था और पूछता था तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन वो सब कुछ के लिए मना कर देती है। लेकिन उसे एक लड़की के हाथ में रखा टेडी बियर पसंद आ जाता है। ये देखकर मैनेजर खुश हो जाता है कि सिया को कुछ तो पसंद आ गया, लेकिन बाद में उसे पता लगता है ये प्रोडक्ट अब बनना ही बंद हो गया, इसी कारण से ये मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। ये सुनकर वो दुखी हो जाती है और जब ये बात उसके डैड मतलब सियो को पता लगता है तब वो कहते हैं वो मैनेजर पागल हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि खरीदा नहीं जा सकता है। ये सुनकर सिया कहती है अब वो प्रोडक्ट नहीं बनता, इसका मतलब उसे खरीदा नहीं जा सकता है। जिस पे सियो कहता है सिया देखो तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है। ये सुनकर वो अपना हाथ देखते हुए पूछती है क्या मैं फायर मैजिक का यूज कर सकती हूँ? तब वो कहते हैं नहीं, तुम्हारे पास पैसों का पावर है, अगर तुम्हारे पास पैसे है तो तुम कुछ भी खरीद सकती हो और कुछ भी पहन सकती हो, यहाँ तक कि तुम दूसरों का फ्यूचर भी डिसाइड कर सकती हो। तुम लकी हो कि तुम मेरी बेटी बनकर पैदा हुई हो। तुम्हारे अकाउंट में जितने पैसे हैं उतना एक इंसान लाइफ टाइम में नहीं कमा सकता है, इसीलिए अब से मत कहना कि ये चीज तुम्हें नहीं मिल सकता है। ये सभी बातें आम आदमी करते हैं। ये बोलकर वो चले जाते हैं और सिया सोचती है पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है और डैड ने बोला है ये पैसों की दुनिया है। और एक हफ्ते बाद सही में मुझे वही डॉल मिल गया। ये डॉल उन्होंने एक इंसान से 100 गुना ज्यादा प्राइस देकर खरीदा था, लेकिन सिया उसे पकड़ के खुश नहीं थी। तब उसका मैनेजर कहता है क्या आपको ये पसंद नहीं आया? फिर वो कहती है आज सुबह घर के बाहर एक लेडी आई थी, उन्होंने कहा उनका बच्चा मेरा भाई है। ये सुनकर मैनेजर कहता है क्या उनका कोई दूसरा बेटा है? तब वो कहती है मैं चाहती हूँ आप उस बच्चे की रक्षा करें। डैड ने बोला है मेरे पास बहुत पैसे है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं नहीं कर सकती हूँ। वो बच्चा बिना पैसे और किसी की हेल्प बिना मर सकता है। ये सुनकर मैनेजर कहता है मिस क्या आप सीरियस हो? तब वो हाँ में जवाब देती है और उस दिन के बाद से ही मैनेजर वॉन के ऊपर नजर रखने लगते हैं। प्रेजेंट में मैनेजर अपने सामने वॉन को देख के डर जाते हैं। इधर बाइक से सिया और दागुन भी उसी तरफ आ रहे थे जहाँ दागुन पूछता है तुम्हारा मैनेजर पिछले 10 सालों से उसके ऊपर नजर रखे हुए है? तब वो कहती है हाँ मैंने अपनी पहचान नहीं बताई ताकि डैड को मेरे ऊपर शक ना हो। मैंने एक टीम बनाया और ऐसे वॉन को सामान दिया कि उसे लगे वो लकी था, इसीलिए उसे वो सामान मिल गया। आज मैंने मैनेजर अंकल को बोला था वॉन को ढूंढने के लिए शायद होंग पीछे आ जाए और लगता है वो उसके पास पहुंच गया है। वो मेरा कॉल हमेशा उठाते हैं लेकिन आज नहीं उठा रहे। फिर वो अपने साथियों को भी इस बारे में बताता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ होंग कहता है आप तो फादर के लॉयल सर्वेंट हो, फिर भी आपने उन्हें धोखा दिया है। आखिर सिया आपको कितना पैसा देती है? मुझे इस बच्चे को मारना है क्योंकि इसने डैड को मारने का ट्राई किया है। ये सुनकर मैनेजर कहते हैं ये तुम इनहेरिटेंस के कारण से कर रहे हो ना? तब होंग कहता है मैं आपको एक चांस देता हूँ, आप इस बच्चे को पकड़ के मेरे पास ले आओ। जितना सिया आपको पैसा देती है मैं उसका 100 गुना दे दूंगा। मैं आपको एक अच्छा सा घर दे सकता हूँ किसी और कंट्री में। तभी होंग का बॉडीगार्ड चाकू लेकर रेडी हो जाता है मगर होंग उसे रोकता है। फिर वो मैनेजर को 5 तक गिनते हुए मौका देता है, लेकिन मैनेजर अपना मन बना चुके थे। वो बॉडीगार्ड को रोकते हुए कहते हैं वॉन भाग जाओ यहाँ से। वो पहले ही वॉन को बता चुके थे आज तक जो भी सामान उसे लॉटरी या फिर रोड पे मिला था वो सब मिस सिया ने तुम्हारे लिए अरेंज किया था। वॉन इधर भागने लगता है तब वॉन का ड्राइवर उसे पकड़ने के लिए भागता है। कुछ देर बाद जब सिया वहाँ पहुँचती है तब वो मैनेजर को मरा हुआ देख के रोने लगती है। सिर्फ 3 दिनों में इन लोगों के लाइफ में बहुत ही चेंज हो गया था। दूसरी तरफ हम मैनेजर की वाइफ को देखती है जो वॉन का न्यूज देखते हुए कहती है ये बच्चा अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? तभी उनका बेटा रोने लगता है
और वो जाकर उसे उठाती है। तब वो पापा पापा कहने लगता है। ये सुनकर वो कहती है इसने पहला वर्ड अपना पापा बोला है। वो अभी इस बात से अनजान है कि उनका हस्बैंड मर चुका है। जो बच्चा अभी पापा बोलना सीखा है वो अपने पापा को भी देख नहीं पाएगा। इधर दागोन पूछता है ये बताओ तुम्हारा भाई वॉन के पीछे क्यों पड़ा है। तब वो कहती है एक तरह से वॉन भी डैड का बेटा है, इसीलिए कहीं प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा ना हो जाए, इसी कारण से वो उसे मारना चाहता है। ये सुनकर वो वॉन को ढूंढने के लिए भागता है मगर उसे सामने पुलिस दिखती है। इधर यून एक भयानक सपने से जगता है जिसमें दागोन चिल्लाते हुए कह रहा था ये सब तुम्हारे कारण से हुआ है। वो अपना फोन चेक करता है जहां उसकी मॉम बोल रही थी मेरी अमेरिकन फ्रेंड ने तुम्हारा आर्टिकल देखा, वो तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्राउड थी। तब वो सोचता है ऐसा काम करने पर मॉम हमेशा मुझे डांटती थी लेकिन इस बार नहीं डांटा। मेरे मॉम डैड का डाइवोर्स हो चुका है और मॉम अभी अमेरिकन ट्रिप पे गई है और मैं अभी मॉम के साथ ही रहता हूँ। उन दोनों का डाइवोर्स मेरे कारण से हुआ है। मेरे डैड एक अच्छे फैमिली से आते हैं और एक जीनियस डॉक्टर है लेकिन मैं तो एक बेवकूफ हूँ। मेरे जो दादा है मेरे पापा को फेलियर बोलते हैं मगर मेरे पेरेंट्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और लास्ट में उन्हें डाइवोर्स लेना पड़ा ताकि मैं अच्छी लाइफ जी सकूं। अगर मैं ऐसा बेटा होता जिसके अंदर कमी नहीं होती तब वो दोनों साथ में ही होते, लेकिन डैड कभी भी शर्मिंदा नहीं हुए। ये सिर्फ एक झूठ है। अब हम देखते हैं वो स्कूल जाते हुए सोचता है जो बच्चा भागा था उसे अभी तक वो लोग पकड़ नहीं पाए। अगर उसे सही में रिवेंज चाहिए तो उसने अभी तक हार नहीं माना होगा। तभी उसका दोस्त जून कहता है तुम हमेशा ऐसा ही रिएक्ट क्यों करते हो जैसे कि तुम डर गए हो, क्या तुमने कुछ गलत किया है। वैसे वो लड़का कौन था जो अचानक से तुमसे आकर फाइट करने लगा। जिस पे गामिन यून कहता है डरने की कोई भी बात नहीं है, जब तक कुछ सीरियस नहीं होता तब तक मैं ठीक हूँ। फिर वो सब क्लास की तरफ जाने लगते हैं जहाँ मैनेजर की वाइफ फ्यूनरल ड्रेस पहन के खड़ी थी। यून को देखते ही वो उसके पास भागते हुए आती है और रोते हुए कहती है अगर तुमने उस दिन बच्चे को नहीं जाने दिया होता तो आज ये सब नहीं हुआ होता, ये सब तुम्हारे कारण से हुआ है। ये सुनकर यून बहुत ही शॉक्ड होता है और अपने आप को कोसते हुए सोचता है ये सब मेरे कारण से ही हुआ है, आखिर मैंने उस दिन उसे क्यों जाने दिया था। फिर वो लेडी कहती है तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ये सब तुम्हारे कारण से ही हुआ है। तभी जीवू कहती है इसमें यून की क्या गलती है, हमें अफसोस है कि आपके पति की डेथ हो गई मगर इसमें यून बीच में कैसे आ गया। आप तो बड़ी हो, आप ऐसे कैसे एक बच्चे पे प्रेशर डाल सकती हो। ये सुनकर वो रोते हुए कहती है तो मैं क्या करूँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा तो सिर्फ मूवीज में होता है ना। ये बोलकर वो रोना शुरू कर देती है। उनकी ये हालत देखकर सभी को बुरा लगने लगता है। इधर हम हिसू को देखते हैं जो टीवी को ही उखाड़ रहा था क्योंकि उसमें बता रहे थे मैनेजर के डेथ के पीछे भी उसी बच्चे का हाथ है। फिर वो गुस्से में कहता है ये सब तो वॉन्ग की गलती है ना। तब उसके साथी कहते हैं लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। तभी सिया आते हुए कहती है ये कंफर्म हो चुका है, उसने ही हमारा पीछा किया था। तब वो सब पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला, जिसपे वो कहती है मैंने उसके ड्राइवर का फोन चोरी कर लिया था जिसमें मुझे उसका लोकेशन मिला। वो सभी उसी जगह पर गए थे जहां मैनेजर का डेथ हुआ है। और हाँ अगर तुम सब चाहते हो तुम्हारा फोन सेफ रहे तो कभी भी जेड साइन को पासवर्ड के रूप में यूज मत करना। फिर वो सब कहते हैं लेकिन अभी कंफर्म नहीं है आखिर मैनेजर को किसने मारा है, क्या वो बॉडीगार्ड है या होंग या फिर कोई और जिसके बारे में हमें पता नहीं है। इस दुनिया में इंसान को समझना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके बाद डोंग कहता है अगर उन सबको कंफर्म है कि वॉन ने ही वो खून किया है फिर वो सभी अपनी जान लगा देंगे उस बच्चे को ढूंढने में। जिस पे बेक कहता है क्या पता उन लोगों ने उसे मार के किसी नाली में फेंक दिया हो। ये सुनकर सभी उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। ये सुनकर सिया कहती है वॉन अभी जिंदा है क्योंकि आज सुबह बाप और बेटे के फेस पे 12 बजे हुए थे। मैंने उन्हें अपनी पूरी लाइफ देखा है, मुझे पता है अगर वॉन मर गया होता तो वो खुशी के माहौल में होते मगर नहीं थे। इसका मतलब वॉन उनके हाथ में नहीं आया। अगर पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए फोर्स बढ़ा दिया तो वॉन्ग भी अपना फोर्स बढ़ा देगा ताकि वो पुलिस से पहले उसे ढूंढ सके। इसका मतलब हमें उसे जल्दी ढूंढना पड़ेगा मगर उसे कैसे ढूंढे। तब वो कहती है एक रास्ता है। वो अपने बर्थडे पर अपने मॉम के कब्र में जाता है, उसका बर्थडे 2 दिन बाद आने वाला है, तुम सब उसे यहाँ ले आओगे ना। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यून अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा था जहाँ पर वो सब कहते हैं तुम तो काफी फ्रस्ट्रेट हो गए हो इस लेडी के कारण से, मगर तुम्हें उस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर वो कोई भी जवाब नहीं देता। तब वो पूछते हैं फिर कराओके चले, मगर वो मना कर देता है। इतने में ही वहाँ पर उनका एक दोस्त आ जाता है और कहता है
तुम सब अकेले अकेले ही जा रहे हो। तभी वो कहने ही वाला था हमारा ब्रेव सिटीजन कहाँ पर है, मगर उसके दोस्त उसका मुंह बंद करवा देते हैं। तभी यूनवॉन को भागते हुए दिखता है। उसे देखते ही वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो भाग कर जाता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसे पता लगता है उस बच्चे ने विग पहन रखा था। तभी उसके पास उसके दोस्त भागते हुए आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तब वो उन सभी को बात बताता है। तभी वहाँ पर एक और बुली का टीम आ जाता है, जिसे देखकर वो गुस्से में कहता है यहाँ से हट जाओ, मैं बिजी हूँ। लेकिन वो सब नहीं हटते हैं। उसके दोस्त बहुत ही शॉक्ड होते हैं। ये पहली बार है जब ये इतने गुस्से में था। तभी अचानक से बुली को कुछ होता है और वो कहता है मैं तो अभी उसका फेस पकड़ रहा था, मुझे अचानक से दर्द क्यों हो रहा है, ये फर्श पे खून फैला हुआ क्यों है, इनका फेस ऐसा क्यों बना है, और ये चश्मिश के चश्मे में मेरा इमेज है, क्या मेरी ये हालत इसने किया है। यून उस बुली को मारते जाता है जहाँ पर हमें पता लगता है इंटेलिजेंट होने के लिए माइंड और बॉडी दोनों को ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। इसीलिए उसने अपने अंकल से जूडो और बाकी मार्शल आर्ट सीखे थे। वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, लेकिन मार्शल आर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़ सकता है। प्रेजेंट में वो बुली को लात मार देता है। ये उसके अंकल का सिखाया हुआ फॉरबिडन किक है। इधर हमें पता लगता है बुली बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो अकेले ही हजारों स्टूडेंट को मार के गिरा देता है। प्रेजेंट में वो यून को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यून उसे थप्पड़ मार मार के नॉकआउट कर देता है। तब चॉय कहता है जल्दी से एम्बुलेंस को बुला लो, नहीं तो ये मारा जाएगा। उसके बाद वो सभी कराओके जाते हैं, जहाँ जून और चॉय ऐसा गाना गा रहे थे कैसे बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। किम यून से पूछता है क्या तुम्हें गाना गाना है, तुम्हारे फेस से लगता है तुम उस बच्चे को पकड़ना चाहते हो। सही कहा ना, वैसे इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम उसे कैसे पकड़ोगे। तब वो कहता है पता नहीं। फिर किम कहता है पुलिस उसे पकड़ लेगी, जिसपे वो कहता है क्या हो अगर वो ना पकड़े। तब किम कहता है लेकिन बुरे बंदों को पकड़ने का काम उनका है, जिसपे यून कहता है उस दिन मेरे हाथ पे कट उस लड़के ने नहीं दिया था, बल्कि जब मैंने डैड को देखा तब मैं नर्वस हो गया, इसी कारण से कट लग गया। अगर वो लड़का चाहता तो उस दिन मुझे खत्म कर सकता था। उसके हाथ में चाकू था, मगर उसने मुझे नहीं मारा। आखिर उसने मुझे क्यों नहीं मारा, कहीं ऐसा तो नहीं है उस बच्चे ने आज तक किसी को नहीं मारा है। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे चेंज कर सकता हूँ, मैं उसे बदला लेने से रोक दूंगा। अगर उस लड़के ने किसी को नहीं मारा है तो मैं उसे दागुन जैसे इंसान के साथ नहीं रहने दे सकता हूँ, नहीं तो वो सही में किसी को मार बैठेगा। इसीलिए मुझे उसे पहले ढूंढना पड़ेगा। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। तभी वही यूट्यूबर अंदर आते हुए कहता है चश्मिश कहाँ गया, मुझे उसे मिलना है। ये सुनकर जोन उसे मारने ही वाला था। तब वो कहता है चश्मिश उस खूनी को ढूंढना चाहता है और मेरे पास एक तरीका है जिससे हम उसे ढूंढ सकते हैं। दूसरी तरफ यून के सामने बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि उसी गुंडे के दोस्त थे जिसे कुछ देर पहले यून ने ठिकाने लगाया था। उन्हें जैसे ही पता लगा उसके सभी साथी को स्कूल के बच्चे ने मार दिया, तब वो रिवेंज लेने के लिए भागते हुए यहाँ पर आ गए। मगर वो यून को देखकर कहता है ये चश्मिश लूजर तो नहीं हो सकता। उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। इधर यून मनी मन सोचता है क्या यहाँ पर कोई पार्टी कर रहा है जो इतने लोग आए हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उसी यूट्यूबर को देखते हैं, जिससे जून पूछता है किसी को नहीं पता वो बच्चा कहाँ पर है, फिर तुझे कैसे पता लगा। जिसपे वो कहता है मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अकॉर्डिंग जो भी उसका पता लगाएगा मैं उसे पैसे दूंगा। एक बंदे ने उसका लोकेशन बताया है। ये सुनकर जून गुस्से में पूछता है अच्छा तो तू वही है जो बच्चों को विग पहनाकर इधर उधर भेज रहा है। जिसपे वो कहता है मैं तो ये वीडियो का हाइप बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर वही गुंडे आ जाते हैं जो चॉय को चश्मा लगाए हुए देखकर सोचते हैं ये वही बंदा है। फिर सामने वो उस यूट्यूबर को गंदी हालत में पड़े हुए दिखता है। वो चॉय से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चॉय उसे उठाकर पटक देता है। तभी उसे अपना फोन दिखाई देता है जो कि नीचे पड़ा हुआ है और उसमें एक लड़के के साथ वॉलपेपर लगा हुआ है। ये देखकर चॉय गुस्से में कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को गिराने की। ये बोलकर वो उसके साथी को मारने लगता है। देखते ही देखते जुन भी बीच में कूद पड़ता है और उन्हें लात मारना शुरू कर देता है। तभी गुंडे किम को वीक समझकर उसे मारने जाते हैं। तभी वो विंटर ग्रीटिंग सॉन्ग चला देता है। जैसे ही गुंडे का ध्यान भटकता है तभी किम उसके एडम एप्पल पर पंच मार देता है। उसके बाद एक और पंच मार के उसे नॉकआउट कर देता है। किम की स्पेशलिटी है कि वो हमेशा उसी जगह पर हमला करता है जहां सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इतने में ही चॉय आकर उस गुंडे को उठा लेता है और तेजी से नीचे पटकते हुए कहता है ऐसा अजीब टैटू मत बनवाओ, इससे तू और ज्यादा वीक दिखता है। तभी वहाँ पर यून आ जाता है और वहाँ का नजारा देखकर बहुत ही शॉक्ड होता है। अब हम देखते हैं जहाँ पर वो यूट्यूबर उन्हें बताता है 2 दिन बाद वो अपने मॉम के कब्र पे जाने वाला है। अगर तुम सब मुझे उसे पकड़ते हुए वीडियो बनाने दोगे तो मैं तुम सबको सारी डिटेल्स बताने को रेडी हूँ। ये सुनकर जून को गुस्सा आ जाता है कि उसे अभी भी
व्यूज की पड़ी हुई है। तब किम कहता है एक बार लोकेशन पता चलने दो, उसके बाद हम उसे बताएंगे। अभी यून उस बच्चे को किसी भी तरह ढूंढना चाहता है। तभी यून उसके डील के लिए मान जाता है। इधर यूट्यूबर मनीमन सोचता है ये ब्रेव सिटीजन उस बच्चे को जैसे ही पकड़ेगा मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। इसके बाद तो व्यूज की बारिश होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं अमीर बन जाऊंगा। अब हम वो दिन देखते हैं जिस दिन वॉन का बर्थडे है और इसी दिन वो अपनी मॉम के कब्र पे जाने वाला है। यून की टीम वहाँ पर बहुत पहले पहुँच जाती है और अभी वो जगह ओपन होने में 10 मिनट बचा हुआ था। उन सभी को शक होने लगता है क्या वो अभी आएगा या फिर नहीं। यून दूर खड़े हुए दागोन और उसके टीम को आते हुए देखता है और कहता है वो यहाँ पर जरूर आएगा। अब सीन शिफ्ट होता है बाजी की तरफ, जो कि हान लिम लिम को कॉल करके बोलता है मैं तुम्हारा कार लेकर जा रहा हूँ। तब वो कहता है इसे चोरी कहते हैं, जिस पे बाजी कहते हैं मैं तुम्हें सिर्फ बताना भूल गया। बाजी अभी हान लिम जिम के ऑनर से बात कर रहे हैं। हम देखते हैं मैप के लोकेशन का जगह वही जगह था जहाँ पर वॉन की मॉम का कब्र है, यानी कि बाजी भी वहीं जा रही है। दूसरी तरफ यून और दागोन आमने सामने खड़े थे। ये देख कर सिया पूछती है ये लड़का कौन है। तब हीसू गुस्से में कहता है ये वही है जिसने वॉन को बदला लेने से रोका था। इधर चॉय पूछता है क्या तुम इन सबको जानते हो। तब जुन कहता है ये तो वही लड़का है जो अचानक से यून से फाइट करने लगा था। तभी दागुन कहता है हेलो यून, तुमसे फिर से मुलाकात हो गई। मैंने सुना है यहाँ पर अच्छा सूप मिलता है इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तब यून कहता है मैं यहाँ वॉलंटियर करने आया हूँ। फिर दागुन अपने साथी को आकर बोलता है ये झूठ बोल रहा है, शायद ये वॉन को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया है। मैं इससे पहले भी फाइट कर चुका हूँ, इसका स्ट्रेंथ कमाल का है, मैंने इसके स्ट्रेंथ जैसा किसी को भी नहीं देखा। यून आकर अपने दोस्त को बताता है ये सिर्फ सूप पीने आया है। तब उसके दोस्त पूछते हैं क्या तुम्हें उसके बातों पर बिलीव है। इधर सिया कहती है अब हमें उसके आने का वेट करना है, जिस पे हीसू पूछता है क्या वो आएगा। तब वो कहती है हाँ जरूर आएगा, वो कितने भी डेंजर में क्यों ना हो वो यहाँ पर जरूर आएगा। वो अपनी पूरी लाइफ ही डेंजर में रहा है। हम देखते हैं बाहर गेट के पास वो आ चुका है। इधर हीसू कहता है वो देखो वो सभी कहीं जा रहे हैं, चलो उन्हें जाकर धो देते हैं ताकि वो बीच में कांटा ना बने। तभी बेक कहता है हम सब ऐसा नहीं कर सकते हैं, अभी वॉन एक वांटेड क्रिमिनल है, अगर यहाँ पर पुलिस आ गई तो हमें दिक्कत होगी। फिर सिया कहती है ये बिल्कुल सही कह रहा है, हमें आराम से उसका वेट करना चाहिए, भले ही वो सभी बंदे वॉन के लिए क्यों ना आए हो, लेकिन वो उसे इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे। दूसरी तरफ यून और उसकी टीम उसी बंदे से मिलने जाते हैं जिसने उन्हें यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। उन्हें पता लगता है ये तो एक 12 साल का बच्चा है जिसका नाम गोंग है, वो इस एरिया के मालिक का बेटा है। गोंग बताता है मैं घर से ही पढ़ाई करता हूँ, डैड मुझे यहाँ पर हमेशा लाते रहते हैं। एक बच्चा है जो यहाँ पर हमेशा इसी दिन आता है, मुझे उसका फेस इसीलिए याद है क्योंकि बच्चे ऐसी जगह पर अकेले नहीं आते, मगर वो आता है। जब मैंने उसके बारे में वीडियो देखा तब मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। ये सुनकर यूट्यूबर उसकी तारीफ करने लगता है। तब यून कहता है अगर दागुन यहाँ पर है इसका मतलब इस बच्चे की बात सच है। फिर जून पूछता है बच्चे क्या तुम्हें पता है वो बच्चा किस जगह पर हमेशा जाता है। तब वो पूछता है डायरेक्टर कहाँ है। तब यूट्यूबर बताता है वो आज यहाँ पर नहीं आ पाएगा। ये सुनकर वो बहुत ही उदास हो जाता है और उन्हें इन्फॉर्मेशन बताने से मना कर देता है। अभी जून कहने ही वाला था डायरेक्टर एक बेकार इंसान है। तब उसका साथी उसका मुंह बंद करते हुए कहता है ये बच्चा स्कूल में बुली हुआ करता था और डायरेक्टर इसका आइडल है, इसी कारण से वो उनसे मिलना चाहता है, इसीलिए तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। इधर यूट्यूबर मनी मन सोचता है अगर उसके आते ही वो इसे पकड़ लेंगे तो मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब चूहे बिल्ली का गेम चलेगा तभी तो व्यूज आएंगे। वैसे चोई कहाँ गया। हम देखते हैं चोई बाहर गेट पर बैठा हुआ सोचता है जब हमें पता है वो बच्चा यहाँ से एंटर करेगा तो हमें अंदर जाने की क्या जरूरत है। वैसे मैं ऐसी जगह पर पहली बार आया हूँ, ये जगह बहुत ही बड़ा है, क्या बहुत से लोग मरते रहते हैं, क्या मैं भी किसी दिन मर जाऊंगा। उसकी ये बातें सुनकर लोग कहने लगते हैं ये दुखी दिख रहा है। इधर सिया अपने बॉडीगार्ड को कमांड दे रही थी लोकेशन पर रहने को, जो अब तक वॉन की हेल्प कर रहा था। फिर वो कहती है यहाँ पे रहने का फायदा नहीं है, वहाँ पर चलो इस जगह पर वो आएगा। यहाँ उनके एशेस रखे जाते हैं जिनकी फैमिली नहीं है या फिर जिनकी फैमिली के पास पैसे नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो मैं कब का उसे पैसे दे चुकी होती। वॉन पैदा हुआ है इसका कोई सबूत नहीं है, इसका मतलब उसका बर्थ भी रजिस्टर नहीं है। ऐसे बच्चों को शैडो चिल्ड्रन कहा जाता है। वो ना ही स्कूल जाते हैं और ना
ही हॉस्पिटल जा सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर वो मर गया तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर दागुन बहुत ही शॉक्ड होता है। फिर वो कहती है मेरा भाई और मेरे डैड उसे किसी भी पल मार सकते हैं, लेकिन उसने किसी तरह से 10 साल सरवाइव कर लिया। तभी वो सभी देखती है चॉय वॉन का गला दबा रहा है। ये देखकर दागुन गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है आज मैं इसे मार डालूंगा। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां वॉन सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड से मिलने जाता है, जिसे वो ग्रैंडपा कहता है। तब वो कहते हैं तुम बहुत टाइम बाद आ रहे हो। ये सुनकर वो उनसे पूछता है आप कैसे हो। तब वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, मैंने वहाँ पर चाबी रख दिया है, जाओ अपनी मॉम को ग्रीटिंग दे दो। ये सुनकर वो कहता है थैंक यू, आप हमेशा मुझे अंदर जाने देते हो। वैसे ग्रैंडपा क्या आप न्यूज नहीं देखते हो। तब वो कहते हैं क्या फायदा ये जानने का कि दुनिया में क्या चल रहा है, जब तक तुम ठीक हो सब चलेगा। ये सुनकर वो अपनी मॉम के पास जाने लगता है। इतने में ही वही बच्चा उसे देख लेता है और कहता है ये तो वही खूनी है। वो उसका मुंह बंद करने के लिए आगे भागता है, मगर तभी वहाँ पे चॉय आ जाता है और उसे मार के साइड कर देता है। तभी उसे पता लगता है वो इसी को तो ढूंढने यहाँ पर आए हैं। प्रेजेंट में वो उसका गला पकड़े हुए था। ये देखकर दागुन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। चॉय उसे देखते हुए सोचता है तू तो वही है। उसके बाद वो वॉन को नीचे फेंक देता है। ये देखकर दागुन उसे पंच मारने ही वाला था। तब वो उसके पंच को डॉच करते हुए कहता है क्या तू मेरे चश्मे को टारगेट कर रहा था। लेकिन दागुन उसकी बातों का जवाब ना देते हुए उसे मारने लगता है। तभी चॉय उसका हाथ पकड़ के उसे जमीन पे पटक देता है। तभी दागुन उसे लात मार देता है, जिस कारण से उसका चश्मा टूट जाता है। तब बेक वॉन को वहाँ से लेकर जाते हुए कहता है हम इसका ध्यान रख लेंगे, तुम उसका ध्यान रखो। इधर चॉय गुस्से में कहता है क्या तू मेरा खून करने का ट्राई कर रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे चश्मे को तोड़ने की। फिर वो मनी मन सोचता है इसे पता था मैं जुजुत्सु का यूज कर रहा हूँ, इसीलिए जानबूझकर ये पकड़ा गया। दूसरी तरफ बेक लेकर उसे भागते हुए पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं। तब सिया कहती है मैंने गेट की तरफ अंकल को रखा है, मैंने कार को रेडी रखा हुआ है। जिस पे बेक पूछता है क्या ये सही रहेगा, क्या तुम सही में इसकी हेल्प करोगी बदला लेने में, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना ये तुम्हारे डैड का ही खून कर देगा। तब वो कहती है मैं अपने फादर को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करती हूँ, उन्होंने बहुत सारा क्राइम किया है, मुझे नहीं पता उनके मरने के बाद मुझे कैसा फील होगा, क्या मैं दुखी होंगी। एक मिनट। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हीसू को देखते हैं जिसके पास डोंग आकर बताता है वो हमें मिल चुका है। तभी उनकी ये बात उनका टीममेट भी सुन लेता है। तब वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं जहाँ जून पूछता है क्या तुम उसी बच्चे को ढूंढने आए हो। तब हीसू कहता है क्या तुम अपने काम से मतलब रखोगे, ये बात जाकर तुम अपने दोस्त को बोलो जिसे नाई के पास जाने की जरूरत है, उसने सबसे पहले हमारे बॉस के स्टडीज को डिस्टर्ब किया है। उसके बाद वो दोनों बहस करने लगते हैं। तब किम पूछता है क्या किसी का मर्डर करना सही है, क्या तुम सबको गलत नहीं लगता, क्या तुम्हें अपने दोस्त को नहीं रोकना चाहिए। ये सुनकर डोंग उसे मार देता है और कहता है हम फैमिली है, हम एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे। दूसरी तरफ बेक वॉन को एक जगह पर रखकर बोलता है उसका ध्यान रखो जब तक मैं उन सबको देख के आता हूँ। उसके सामने यून खड़ा हुआ था। वो गुस्से में यूट्यूबर को साइड होने को बोलता है। इधर डोंग उसे मारते हुए कहता है अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम्हें बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तभी हिसू उसे बचने के लिए बढ़ता है। इतने में ही जून उसके ऊपर किक चलाकर उसे दूर गिरा देता है। तभी हिसू उसे लात मारते हुए कहता है काफी अच्छा लात मार लेता है, तू एक आम आदमी नहीं है। तब जून कहता है आखिरकार मैं स्कूल का लीडर जो हूँ, वैसे तू मेरे ही एज का लगता है, क्या तू स्कूल जाता भी है लूजर। तब वो कहता है मैं घर से भाग गया था, इसी कारण से स्कूल नहीं जाता। जिस पे जून कहता अच्छा तो तू इतने प्राउड से क्यों बोल रहा है, तूने कोई महान काम नहीं किया। ये सुनकर हिसू कहता है तुम ऐसे बात करके मुझे निराश मत करो। ये बोलकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर जून हैरानी से सोचता है ये इतना ऊंचा कैसे उछल लेता है, मुझे जल्दी से पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ही हिसू उसे पंच मार देता है, जिस कारण से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी किम जून के पास आकर पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पे वो कहता है कुछ तो अजीब है इस बंदे में, आखिर ये इतना लंबा छलांग कैसे लगा सकता है, क्या ये पॉसिबल भी है। फिर हिसू कहता है तू एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, इसमें प्राउड होने वाली क्या बात है, आखिर है तो एक लूजर ही ना जो कि फाइट करता रहता है, तुझे लगा कि तू मुझे हरा सकता है, क्या तूने कभी बैटल लड़ा है जिसमें हार का मतलब मौत होता है, आखिर तू कब तक यहाँ पर खड़ा रह पाएगा। ये सुनकर जोन स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ यूट्यूबर काफी बोर हो चुका था, आस पास नजर रख के। फिर वो मनी मन सोचता है इस चश्मे को मनाना पड़ेगा, ये पिछले 1 घंटे
घंटे से ऐसे ही खड़ा है बिना कोई रेस्ट लिए। फिर वो पूछता है क्या तुम्हारा ड्रीम पुलिस बनने का है? तब यून कहता है पता नहीं, मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि आखिर मुझे फ्यूचर में क्या करना है। तभी वही बच्चा आता है और चिल्लाते हुए कहता है वो मिल गया, वो खूनी यहाँ पर आ चुका है। ये सुनकर बेक कहता है क्या तुम यहाँ सही में वॉन के लिए आए हो? तुम्हारा नाम यून है ना? मैंने आर्टिकल में देखा था। सिया उसे देखते हुए सोचती है क्या ये वही बच्चा है जिसने डैड को उस दिन बचाया था? इधर बेक कहता है क्या तुम्हें पता भी है? लेकिन यून उसकी बातें सुने बिना ही उसके ऊपर अटैक करने लगता है। बेक उसके अटैक को डॉज करते हुए दागुन की बातों को याद करता है और वापस से उसके ऊपर फोकस करने लगता है, मगर तभी यून उसके ऊपर पंच पे पंच मारने लगता है, जिसे खाने के बाद बेक को एहसास होता है इसके पंच काफी हैवी है, मुझे जल्दी से इसके पंच को डॉज करना पड़ेगा। लेकिन तभी यून उसे मार के दूर कर देता है, जिस पे बेक सोचता है ये मुझे डॉज करने नहीं दे रहा है बल्कि पुश करके दूर कर दिया। ये उन सभी गैंगस्टर से अलग है जिनसे मैंने आज तक फाइट किया है। इसके पास प्योर स्ट्रेंथ है, लेकिन एक हाई स्कूल स्टूडेंट के पास ये सब कैसे हो सकता है? तभी यून कहता है अगर तुम्हें लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम सभी एक क्राइम कर रहे हो। ये सुनकर बेक को गुस्सा आ जाता है और वो भागते हुए आता है और यून के ऊपर अटैक कर देता है, मगर यून उसके पंचेस को ब्लॉक कर देता है। तभी बेक उसे घुटने से मार देता है, जिस कारण से यून का चश्मा दूर गिर जाता है। उसके बाद वो दोनों लात का जवाब लात से देते हैं। यूट्यूबर इस पूरे नजारे को रिकॉर्ड करते हुए कहता है ये क्या हो रहा है, मैंने ऐसा कुछ आज तक नहीं देखा था, ये तो एब्सोल्यूट सिनेमा है। ये इतना फास्ट फाइट कर रहे हैं कि कैमरा भी इन्हें कैप्चर नहीं कर पा रहा है। इधर सिया मनी मन सोचती है ये बंदा वॉन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ बेक उससे कहता है वॉन सिर्फ अपना बदला ले रहा है, अगर तुझे जस्टिस की बात करनी है तो कहीं और जाके कर, तू उसके दर्द को नहीं समझ पाएगा। ये बोलकर वो उसे पंच मार देता है। तब यून उसके पंच को पकड़ते हुए मैनेजर की वाइफ और उसके आंसू को याद करता है और कहता है आज मैं तुम सबको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, मैं आज सब कुछ सही करके रहूंगा। सिया ये सब देखते हुए सोचती है अगर मैं यहाँ से भागने का ट्राई भी करूंगी तो यून के दोस्त पकड़ लेंगे, मुझे अंकल को कॉल कर देना चाहिए। वो बच्चा डोंग यूट्यूबर से कहता है अभी ये दोनों फाइट में बिजी है, जब तक तुम जाकर उस बच्चे को पकड़ लो। तब वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, मैं एक महान डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ जिसका पहला रूल है बीच में इंटरफेयर ना करने का। ये सुनकर वो पूछता है ये क्या होता है? तब वो कहता है मान लो कैमरामैन के सामने ही किसी की मौत हो जाए तो कैमरामैन को वो दर्द अपने लाइफ टाइम तक याद रखना पड़ता है। फिर वो मनी मन सोचता है आखिर मुझे बीच में क्यों पड़ना है, मुझे तो सब कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड करना है। दूसरी तरफ यून बेक के ऊपर भारी पड़ने लगता है। बेक को यून के अंदर दागुन की परछाई देखने लगती है। उधर ही सुजून से फाइट कर रहा था और इधर चोई लिम से, और इधर चोई दागुन को पैर मार के गिरा देता है, मगर दागुन अगले ही पल अपने पैरों पे वापस खड़ा हो जाता है। तब चोई उसे मारते हुए पूछता है तू अपनी जान लगा के फाइट क्यों नहीं कर रहा है? तू अपने आसपास के मरे हुए लोगों को देख, क्या तुम्हें दुखी नहीं हो रहा है कि तुम एक खूनी का साथ दे रहे हो? तुम आज उस बच्चे को लेकर नहीं जाने वाले हो। मैंने अपने एक मॉन्स्टर दोस्त को बुला लिया है, वो बंदा जस्टिस दिलाने में माहिर है। ये सुनकर दागुन गुस्से में कहता है तुझे मजा आ रहा है ना, यहाँ पर अगर किसी को शर्मिंदा होना चाहिए तो वो तू है। ये सुनकर वो उसे पंच मार देता है, लेकिन चॉय उसके पंच को डॉज करते हुए कहता है अब मेरी बारी है। लेकिन दागुन उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। तभी चॉय उसे अपर कट मार देता है। ये देखकर दागुन गुस्से में उसे पंच मार देता है और उसके बाद उसके पैरों पे लात मार के साइड कर देता है। चॉय की आंखों में ब्लड जाने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दागुन उसे लात मार के साइड कर देता है। ये देखकर वहाँ पे खड़े लोग कहते हैं क्या ये कोई फाइट है? इतने में ही चॉय वापस से खड़ा होते हुए कहता है आजा देखते हैं आखिर तेरे में कितना दम है। ये सुनकर दागुन उसे पंच मारने के लिए बढ़ता है और एक ही पंच में वो उसे फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा देता है। आसपास के लोग ये देखकर बहुत ही शॉक्ड होते हैं। उधर बॉडीगार्ड भागते हुए सिया के पास जाने लगता है। इतने में ही वहाँ पर हुआंग का बॉडीगार्ड भी आ जाता है और उन दोनों को धो देता है। अंदर कार में बैठा था हुआंग का सबसे खतरनाक बॉडीगार्ड जिसका नाम गन है। वो अपने साथ दागुन के एक साथी मिन को लेकर आया था और उसी ने उसे इस जगह के बारे में बताया था। मिन का पूरा फेस बिगड़ा हुआ था, जिससे हम समझ सकते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। फिर वो उसे मारते हुए कहता है वो बच्चे इसके बाद अपने घर चले जाइयो। आजकल के बच्चे अपने घर पे ही नहीं रहते और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है बाजी की, जो कि विंडो को नॉक करते हुए कहते हैं मुझे कुछ पूछना है। तब गन कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर बाजी कहते हैं मैं एजुकेशन सोसाइटी से आया हूँ। अब बाजी यहाँ पर क्या कर रही है और इस मैटर में कैसे इन्वॉल्व हुए ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। लेकिन अगर अभी तक आपको बाजी के बारे में पता नहीं है तो आपको मेरा पुराना मानवा देखना पड़ेगा, जो कि मैंने
लगभग लेटेस्ट तक एक्सप्लेन कर दिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो जाकर वहां पर चेक कर लेना। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ में वीडियो को हाइप भी कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कमेंट कर देना। चलो बाय बाय।